तो दोस्तों, मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं और डी एंड एफ ब्लॉक की दुनिया में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। वहां पे एंटर करने के साथ ही कुछ कुछ चीजों को वहां से पिक करते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीट डी एंड एफ ब्लॉक यहां पे हम लोग निपटाएं, जी नहीं। एंटर करते हैं और कुछ पार्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि अपना जो मकसद है वो है, मैं समझा दे रहा हूं चीज़ों को, मेरी स्ट्रैटेजी अभी किस तरीके से मैं इस कोर्स को मैं आगे ले जाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक में ले चलूं और डी एंड एफ ब्लॉक में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे डिस्कस करूं। इससे रिलेटेड चीजें जितनी हो सकती हैं मैं वो डिस्कस करूं, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन ईजी होते हैं। ठीक है, सिंपल लिख देते हो, N+L रूल फॉलो करते हुए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डी ब्लॉक में थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होती है, एफ ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये दोनों को डिस्कस करूं, फिर इसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे मैं जाऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाऊं, फिर इसके रेडॉक्स प्रॉपर्टी पे मैं जाऊं, फिर इसके मैं कलर प्रॉपर्टी पर चले जाऊं। अच्छे से चीजों को देखते जाओगे। मैं कलर प्रॉपर्टी पर जाऊं और जब ये कॉन्सेप्ट मैं यहां सीख जाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, तो मैं लगे हाथ पी ब्लॉक पे भी चले जाऊंगा। पी ब्लॉक मेजर पार्ट 11th और 12th दोनों में है, लेकिन 12th में मेजर पार्ट है इसका, 11th में काफी कम है। इसका सेम चीज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स और कलर प्रॉपर्टी, सेम चीज मैं पी ब्लॉक में डिस्कस कर लूं। अब यहां से निकलने के बाद मैं डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड जो चीजें हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे साइज है, जैसे डेंसिटी है, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मेटल का, तो ये सब चीजें मैं डील करूंगा। और जब ये मैं डील करूंगा तो एक बार फिर से एस, पी एंड डी तीनों ब्लॉक को मैं यहां पर इनका डिस्कशन ये हो जाएगा एक साथ, मतलब कंटेंट देखो। और ये चीजें कंप्लीट होने के बाद मैं लेके आपको निकल जाऊंगा फिर कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक को मैं एक साथ फिर बहुत सारी चीजों को साथ में निपटाऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक साथ में। फिर ये कंप्लीट करने के बाद मेटलर्जी। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन प्लस डी ब्लॉक क्यों नहीं सीखा जा सकता है, तो उसमें आपको इन सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा बेटा तो प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो ना। साइज के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अच्छे लेवल पर कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक को कॉम्पिटिटिव लेवल पर सीखने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। और अगर ये एरिया करोगे तो तुम ये ले करके चल बेटा कि अगर आपके दिन अच्छे रहे तो 2 क्वेश्चन आपको जेईई मेन में यहां से कवर हो जाएंगे, नहीं तो एक तो मिनिमम कवर होगा इस एरिया से। इसमें इतनी सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम कवर हो जाएगा, नहीं तो 2 तक क्वेश्चन भी कवर हो सकता है, जेईई मेन वालों को भी और नीट वालों को भी। फिर अपन चलेंगे कोऑर्डिनेशन में, जहां पे 2 क्वेश्चन का जो एरिया है, जेईई मेन के लिए 1 से 2 क्वेश्चन का एरिया है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सब काफी कम हो गए जेईई मेन में। बट नीट वालों को तो 2 से लेके 4 क्वेश्चन तक यहां से कवर हो सकते हैं। फिर आ जाएंगे अपन मेटलर्जी में, जहां पर 1 क्वेश्चन जेईई मेन वालों को अप टू 1 जो है वो कवर होता है। फिर नीट वालों को 1 से 2 क्वेश्चन कवर होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी 2, कभी कभी 1, या कभी कभी नहीं भी आता। इधर कवर करने के बाद तब मैं आपके सिलेबस को मोड़ूंगा फिर इधर एक बार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ, तब मैं इधर ले चलूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ। और फिर यहां से थोड़ा थोड़ा ब्लॉक कनेक्ट करता जाऊंगा, पीटी नहीं ब्लॉक। और ये जो एरिया मैं करूंगा वहां पर सारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक निपटाऊंगा इस तरीके से कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहां पे निपट जाए, 2 से 3 क्वेश्चन निपट जाए। इस तरीके से इसमें कंटेंट में ऐड करूंगा। फिर आपको चले आऊंगा पी ब्लॉक और प्लस केमिकल बॉन्डिंग को मैं साथ में करूंगा। जो आपका लास्ट में सारा क्वेश्चंस होगा वो मैं यहां से निकाल दूंगा। टोटल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट सारा का सारा यहां से फाइनल होगा। तो स्ट्रैटेजी में इस तरीके से हम लोग कोर्स प्रोग्रेस को लेके इस कोर्स प्रोग्रेस को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो एक कन्वेंशनल मेथड होता है कि यार शुरू करो पीटी पर हो, फिर पीटी के बाद बॉन्डिंग पर हो, बॉन्डिंग के बाद एस ब्लॉक पर हो, मतलब कन्वेंशनल मेथड से अपन नहीं जाएंगे, फिर कंपटीशन फंस जाएगा। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपके सामने क्लियर कर दी। तो शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरिया से। उसी के दौरान जो जो चीजें कहीं पर जरूरत पड़ेंगी मैं सब चीजों को लेते जाऊंगा। चलो आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यदि मैं बात करूं तो बेटा आप ओबाउज प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ओबाउज प्रिंसिपल मतलब N+L रूल इस्तेमाल करते हो। हालांकि वो करेक्ट रूल है नहीं, बहुत सारी बातें हैं उसमें, हमेशा वो सही हो जरूरी नहीं है, और हैवी एलिमेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी वो सही नहीं होता है। लेकिन चलो हम लोग फिलहाल उसी के बेसिस पे करते हैं।
आ जाओ। देखो ट्रांजिशन मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हो? यह भी अच्छा पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल्स किसको कहते हो? लोग बोलते हैं डी ब्लॉक मेटल्स, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, एक्सेप्ट टू बी। अच्छे से देखोगे, मतलब जिंक कैडमियम मर्क्यूरी वाला एलिमेंट्स, उनको छोड़ के ध्यान से देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट टू बी। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल बोलते हो। कॉन्सेप्ट ये है कि एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्या बोला बेटा मैंने? अच्छे से देखो, मैंने बोला एलिमेंट्स जिनके पास हो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली समझते हो? जैसे एक होती है फुल फिल्ड D10, एक होती है हाफ फील्ड D5, एक होती है पार्शियली फील्ड D1, D2, D3, D4, D5 भी पार्शियली फील्ड में चलो आ गया, हाफ है बट पार्शियली, D6, D7, D8, D9, D10 नहीं आया। तो वैसे एलिमेंट जिनके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1B ग्रुप लेता हूं, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अच्छे से देखोगे और जहां डाउट हो तुरंत रेज करना है डाउट को। कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो बेटा जब कॉपर का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? सर आर्गन 4s1 3d10। याद करो, आप कॉपर में 4s2 3d10 नहीं लिखते हो। क्या इसके पास पार्शियली फिल्ड है? चलो हमने 2b को छोड़ दिया, लेकिन इसके पास भी तो पार्शियली फिल्ड नहीं है, यह फुल फिल्ड है, तो फिर यह ट्रांजिशन मेटल तो नहीं हुआ। ध्यान दो, अगर एलिमेंट जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो तो ये फिर ट्रांजिशन मेटल नहीं हुआ। लेकिन हमें पता है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड मतलब 1B ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो है बेटा वो पार्शियली फिल्ड है। तो कॉन्सेप्ट में कहां पे प्रॉब्लम कहां है? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हो, ग्राउंड स्टेट जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, या उसके किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान दो, मैंने ये नहीं बोला कि किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंने बोला किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में। हो सकता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल ही हो, बट उनके किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है उसमें अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो तो वो ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। इसके ये ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, ग्राउंड स्टेट में तो बेटा नहीं है। क्या नहीं है सर? इसके ग्राउंड स्टेट में आपने सिखाया कि नो पार्शियली फिल्ड, नो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब क्या है, अच्छे से देखना छोटू, अब क्या है? कॉपर की आप दो ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं नोन, +1 और +2। तो जब +1 लिखोगे तो अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकाल दिया आपने, तो क्या आ गया कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d10। बेटा अच्छे से देख, अभी भी पार्शियली फिल्ड नहीं है, तो अभी भी आप इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोल सकते हो। तब तक ट्रांजिशन मेटल कॉपर नहीं होगा जब तक कि उसके ग्राउंड स्टेट में या किसी भी कॉमन नोन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ना हो जाए। तो अब अगला पॉइंट देखो, +2। जब +2 करोगे बेटा तो एक निकालोगे 4s से और एक निकालोगे 3d से, तो वी विल हैविंग 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। एंड when you will arrange these 9 electrons in d or suborbits, you will get the partially filled configuration of copper 2+। आपको अब समझ में आया होगा, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल हुआ। तो एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड d orbitals in their ground state or
इन एनी ऑफ द नॉन भी लिख सकते हो और स्टेबल भी लिख सकते हो, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत लोग सिर्फ स्टेबल बोल देते हैं, वो गलत है। मैं जो एक बात बोल रहा हूं जरा ध्यान दो। जैसे कॉमन देखो, दो तीन तरह के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का टाइप 1 जो बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं डी ब्लॉक को, तो उनसे बोलो फिर कॉपर फिर जिंक को क्यों नहीं ट्रांजिशन मेटल बोलोगे, वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है यार, आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके भी डी में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू n+l रूल। कुछ लोग बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं, कभी पूछ के देखना, तो फिर उनसे पूछो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, तो दोस्त कॉपर सिल्वर गोल्ड कैसे हो गए, वो भी फेल। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि देखो जो अच्छे वाले होंगे सर, जो देखो ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है या तो ग्राउंड स्टेट में या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। उनसे पूछो दोस्त स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने बोला है, सिल्वर किस हिसाब से ट्रांजिशन मेटल हुआ? क्योंकि सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जरा गौर करोगे एकदम ध्यान से, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 और +3। तो कॉपर की +1 अनस्टेबल होती है, देखना अब कंपटीशन स्टार्ट, और ये स्टेबल होती है, और ये भी बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली। कंपटीशन स्टार्ट, तुरंत तुम पहुंच गए डी ब्लॉक में। कॉपर की +1 आज से याद रहनी चाहिए, अनस्टेबल होती है, और +2 स्लाइटली स्टेबल होती है। बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है कॉपर +2 बेटा, स्लाइटली, लेकिन कॉपर +1 अनस्टेबल होती है। अच्छे से देखते चलो, तो स्टेबल वाले में पार्शियली फिल्ड है तो निकल गया। जो लोग बोलते हैं कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड चाहिए, उनसे पूछो भाई साहब सिल्वर के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन करो, आप बोलोगे कर लो, क्रिप्टन 5s1 4d10 नो पार्शियली फिल्ड, मतलब ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होने चाहिए। बोलेगा कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करो, बोलो कर लो, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं +1 और +3। +1 जो है ये स्टेबल है और +3 जो है अनस्टेबल है। कंपटीशन में आप आ गए, और जो जिस चीज को मैंने रेड पेन से कर दिया समझ लो वो सब कॉम्पिटिटिव है। तो कॉपर का सिल्वर का +1 स्टेबल और +3 अनस्टेबल है। तो अब यदि हम +1 को लिखे कॉन्फ़िगरेशन तो बचेगा 4d10, अभी भी नो पार्शियली फिल्ड, अभी भी बेटा नो पार्शियली फिल्ड। और जब आप लिखोगे +3 तो 1 और 2 निकल गया, 4d8। ध्यान से 1 और 2 यहां से निकालोगे 3 निकालने के लिए, तो क्या बचेगा अब d8। d8 को जब हंस रूल लगाओगे, अकॉर्डिंग टू हंस रूल अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, देखो पार्शियली फिल्ड आ गया, इसीलिए आपका सिल्वर ट्रांजिशन मेटल हो गया। तो अनस्टेबल के कारण हुआ। अगर स्टेबल वाला डेफिनेशन बोला जाए तो फिर वैसे लोग भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो सिल्वर का स्टेबल +1 होता है, और +1 में क्या है आपका पार्शियली फिल्ड नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लगे हाथ मैं आपको डी ब्लॉक का ये कंटेंट पढ़ा रहा हूं। कॉपर सिल्वर गोल्ड 3 तरह के एलिमेंट है ना। कॉपर की 2 वैलेंसी है, 1 और 2। 2 तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर के पास, क्या क्या है, 1 और 2। 2 स्टेबल है, थोड़ा सा स्लाइटली हमने लिखा, लेकिन 1 अनस्टेबल है। सिल्वर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 और 3। 1 स्टेबल है जबकि 3 अनस्टेबल है। और गोल्ड की 2 तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट है, 1 और 3। ध्यान से दो, 3 भी स्टेबल है और 1 भी स्टेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यार, अच्छे अच्छे टीचर को नहीं पता होता है ये, लेकिन बहुत अच्छा डिस्कशन ये था। तो किसका किसका स्टेबल हुआ, क्या क्या आपके पास? सर कॉपर के पास एक 2 स्टेबल हुआ +2, और सिल्वर के पास +1 स्टेबल हुआ, और सर गोल्ड का 1 और 3 सर दोनों स्टेबल हुआ। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। क्या बोला बेटा मैंने? कॉपर और गोल्ड इन दोनों की हायर वैलेंसी मोर स्टेबल है, सिल्वर की लोअर वैलेंसी मोर स्टेबल है। कॉपर +1 +2 में +2 मोर स्टेबल है, 1 अनस्टेबल है। इतना ज्यादा अनस्टेबल है 1 कि अगर देखो कंपटीशन में पूछा हुआ कॉपर 1 एक्वस सॉल्यूशन या एसिड मीडियम में है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, कॉपर सॉलिड रिडक्शन प्लस कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन। नहीं समझ में आया? डिस्प्रोपोर्शनेशन।
अगर कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन में है तो वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में हो जाता है। 2 मोल कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 में गया और एक गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। ये इतना अनस्टेबल होता है। 2-3 आयन ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और वाटर में जब अनस्टेबल होने के कारण वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाके। इसमें 2 एग्जांपल है आपके सिलेबस में। एक एग्जांपल है कॉपर 1 और एक एग्जांपल है Mn/3+। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला कि 2 एलिमेंट डी ब्लॉक का है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है उनके, तो वाटर में या एसिड मीडियम में वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। एल्कलाइन में नहीं होता, या तो एसिड मीडियम में या वाटर में। एक कॉपर +1 और एक Mn3+, वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। ऐसे ही वो 2 और 4 में जाता है और कॉपर 1 किस में गया? 0 और 2 में। फिर एक पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो अच्छे से। D10 एक काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से। D9 उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में फुलफिल्ड है। तो कॉपर 1 के पास D10 है और कॉपर 2 के पास D9 है, फिर भी ज्यादा स्टेबल है कॉपर 2। कॉपर 1 अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो तो जरूरी नहीं है कि उसका आयन भी स्टेबल हो। लोगों का ऐसा मानना होता है, जैसे तुम लोगों से बोला जाए कॉपर 1 और 2 में कौन स्टेबल होगा, तो तुम लोग करोगे कि कॉपर 1 का D10 है, फुलफिल्ड है, इसलिए कॉपर 1 स्टेबल कर दोगे। भाई साहब, वो स्टेबल तो छोड़ो, वो अनस्टेबल है और तुम उसको +2 से भी स्टेबल कर दोगे। तो एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ आयन जो उसको फॉर्मेशन से देखना पड़ेगा। उसमें इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हर चीजों का अलजेब्रिक सम होता। अभी उस पर नहीं जा रहे, आगे डिस्कस करें। इन शॉर्ट, अभी जो याद रखने मैंने बोला, एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो जरूरी नहीं है कि उसका आयन भी स्टेबल हो, और अगर एक आयन स्टेबल है तो जरूरी नहीं है कि उसका कंपाउंड भी स्टेबल हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 कॉन्फ़िगरेशन में अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो जरूरी नहीं कि इस कॉन्फ़िगरेशन का आयन भी ज्यादा स्टेबल है, ये भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। और अगर ये आयन ज्यादा स्टेबल है तो जरूरी नहीं कि इस आयन का कंपाउंड भी स्टेबल हो, ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है। Fe2+ ज्यादा स्टेबल है Fe3+ से, लेकिन Fe2O3 कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है FeO से। तो इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं इसी यूनिट में ये पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको ये समझ में आया या नहीं, मेरे को हां या नहीं लिख करके आप बताएंगे। अभी तक की जो चीजें मैंने समझाई आपको कि ट्रांजिशन मेटल के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, जिसके पास पार्शियली फिल्ड हो। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी का मैं एग्जांपल, मर्क्यूरी का एग्जांपल लेकर के मैं दिखाता हूं, और मैं सामने स्क्रीन पे देख सकता हूं कि एक बच्चे ने पूछा है, सर गोल्ड की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, बताया नहीं मेरे को, क्वेश्चन रेज किया है। तो मैं बता दूं, हां बेटा, गोल्ड की -1 भी होती है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है पीरियोडिक टेबल में जिसकी मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जी हां, आपने सही सुना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, जिसके वजह से Cl बनता है। तो मेटल में यह टेंडेंसी सबसे ज्यादा गोल्ड की होती है, और उसी के वजह से मेटल में ध्यान दोगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी गोल्ड की ही होती है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, जैसे नॉन मेटल में एलिमेंट में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, तो कैसे लिखते हो? फ्लोरीन -1 बहुत स्टेबल, क्योंकि उसकी एफिनिटी भी अच्छी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है उसके पास, उसे हाईएस्ट। तो गोल्ड की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है मेटल में, और गोल्ड की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है सारे एलिमेंट में। इसीलिए गोल्ड -1 के साथ एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। आपने पूछ लिया, अच्छा किया। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लें, मैं ऊपर पेज नंबर मैंने लिख दिया है 1, और आप एक बार बताएं कि आपको यहां तक के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए या नहीं, प्लीज। तो अब मैं एक बार जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी की बात करता हूं। अच्छे से देखोगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, जबरदस्त। अगर
1b के बाद 2b ग्रुप एलिमेंट्स की मैं बात कर लूं, किसकी बात कर लूं दोस्त? 2b ग्रुप एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। आपको शायद पता होगा इनका +2 एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। किनका? जिंक और कैडमियम का। जबकि मर्क्यूरी का +1 एंड +2 दोनों होता है। अब आप देखो, आप इनका जब ग्राउंड स्टेट लिखोगे, GR लिख दिया शॉर्ट में, तो बेटा ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d10 5s2 4d10 ns2 n-1d10। और जब इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखोगे तो ns0 n-1d10। आप ही बताओ, क्या दोनों में से किसी जगह पार्शियली फिल्ड रहा? नो सर, नो पार्शियली फिल्ड। इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको किसी भी कीमत पर ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते हो। अब आ जाओ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का +1 +2, ध्यान से सुनोगे, अब यहां पे थोड़ा सा लफड़ा है। मर्क्यूरी जब आप +2 में लेते हो, ठीक है, तो आपने ये लूज कर दिया, तो n-1d10 अभी भी पार्शियली फिल्ड नहीं है। नहीं, क्योंकि 2 लूज करोगे जब, तो यहां से। अब मर्क्यूरी जो 1 है एग्जिस्ट, ध्यान से, मर्क्यूरी 1 डज नॉट एग्जिस्ट एज Hg+। Hg1 exists as Hg2/2+, डायामैग्नेटिक आयन। सर आपने क्या लिखा? देख लो बेटा अच्छे से। मैंने बोला मर्क्यूरी 1 से 1 लूज करोगे तो S1 बचेगा, और सामने वाले मर्क्यूरी के पास भी S1 रहेगा। ये दोनों मिलाकर के बॉन्ड बना ले रहा है, तो वो अनपेयर्ड जो था वो पेयर हो गया। तो आप भले ही Hg1 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखो 6s1 4f14 5d10, लेकिन बट इट इज डायामैग्नेटिक। कितना यूनिक चीज है। 2 सवाल देखो मैंने यहां डिस्कस किया बेटा। डाया और पैरा आपको शायद पता हो। पैरामैग्नेटिक बोलते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे कॉपर 2+ अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके पास D9 था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो पैरामैग्नेटिक हुआ। तो मर्क्यूरी 2 पूछा जाएगा तो बोलोगे वो तो डाया है, सारे पेयर्ड है। लेकिन मर्क्यूरी 1 अगर पूछी जाए तो बच्चे क्या अज्यूम करेंगे? जरा सोच के देखो। बच्चों से पूछा जाए मर्क्यूरी 1 क्या है, पैरा या डाया? पैरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाया मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मर्क्यूरी 1 क्या है? तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो पैरामैग्नेटिक है, S1 है। लेकिन मर्क्यूरी 1 डायामैग्नेटिक हुआ। क्यों हुआ जरा सोचो। क्योंकि मर्क्यूरी 1 ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो जब भी एग्जिस्ट करता है तो 2 Hg+1 डायमेराइज होके, कितनी खूबसूरत चीज है, वो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। 2 Hg+1 आयन डायमेराइज हो गया, मतलब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। जो यहां पे बॉन्ड बना ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वो पेयर हो गया। तो है ये Hg+1, है ये बेटा Hg+1, लेकिन ये सिस्टम डायमेरिक सिस्टम है। डाइमेरिक, डाइमर्ज, मेराइजेशन, 2 एटम मर्ज कर गया, मिक्स कर गया, मेराइज कर गया। ठीक है, तो ये इससे अनपेयर्ड को इसने खत्म कर लिया। तो Hg+1 के पास अनपेयर्ड है बट इट इज डायमैग्नेटिक। कितनी अच्छी बात मैंने बताई आपको। तो ट्रांजिशन मेटल कहीं से हुआ कि नहीं? कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर Hg+1 भी लिख लो तो 1 में पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहां से? S से, बाहर के ऑर्बिट से। बाहर का ऑर्बिट ये है, तो यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा।
तो क्लियर हो गया, हमने आपको सिखाया, उम्मीद है ये बातें सभी लोगों को पसंद आई होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा। Hg का 1 और 2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हां, इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? +2 की। जैसे हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर के लिए, क्या कॉपर 1 और 2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर +2 की। हमने बताया सिल्वर 1 और 3 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर +1 की। हमने बताया गोल्ड +1 और 3 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर +3 की। हमने आपको क्लियर किया कि कॉपर और गोल्ड इन दोनों में हायर वैलेंसी मोर स्टेबल, कॉपर की +2, गोल्ड की +3। हमने आपको बताया सिल्वर का लोअर वैलेंसी मोर स्टेबल +1। हमने ये बताया कॉपर का +1 अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल कि वाटर में वो सॉल्यूशन आयन तुरंत डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के थ्रू कॉपर और कॉपर 2+ बन जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने साथ में यह भी बताया एक और आयन है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है कॉपर +1 की तरह। कौन? एक बार टाइप मार दो, देखो कि मेमोराइज है, थोड़ी देर पहले मैंने करवाया है। कौन सा एक आयन और हमने बोला कि लाइक कॉपर +1 विच डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन एक्वस सॉल्यूशन फास्टली? एक और हमने क्या बताया? जल्दी से टाइप लगा दे, मैं समझ जाऊं कि हाँ भाई आप लोगों की मेमोरी ठीक है, अच्छी है, और आप हैं, फोकस्ड हैं। जल्दी से मेरे दोस्त, मैंने कॉपर +1 की तरह कौन सा एक आयन और बोला जो डिस्प्रोपोर्शन में जाता है? ये करना अलाउड नहीं है कि जल्दी जल्दी वीडियो को पीछे ले जाओ और देखो पीछे जाकर के कि कौन सा आयन सर ने बताया था। दोस्त, बेईमानी नहीं, खुद से ईमानदार रहें। जल्दी से मैं इंतजार कर रहा हूं कि किन्हीं को याद हो कि सर ने बताया था हाँ ऐसा कुछ। अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला है, नॉट येट, अभी भी नहीं। मैंने बोला कॉपर +1 की तरह कौन सा एक आयन मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो वाटर में डिस्प्रोपोर्शन में चला जाता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में चला जाता है। अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। तकरीबन आधे मिनट तो हो ही गए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं सिंसेरिटी बहुत जरूरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होता है बेटा, आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी ने जवाब दिया एजी, बिल्कुल नहीं, मैंने एजी नहीं बोला था। और कोई बताया मैंने क्या बोला था? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप पीछे नहीं जाएंगे। Mn3+, वेरी गुड तानिया शर्मा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन यही चीज एक्सपेक्ट मैं सारे बच्चों से कर रहा हूं, ठीक है? अब बाकी लोग भी अब आ गए, अब धीरे धीरे और भी लोग लिख रहे हैं, अनिल ने भी लिखा, ठीक है, अब लोग लिखेंगे। बट मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं, प्रॉम्प्ट रिएक्शन, आपका फोकस ऐसा होना चाहिए, ठीक है? एकदम फोकस बढ़ाइए, एकदम फोकस बढ़ाइए अपना, ठीक है? मैंने बोला कि काफी मजा आएगा, फिर आ जाओ। तो अब मैं वो डिस्कस करने के बाद ट्रांजिशन मेटल का नाम हमने क्यों दिया, ठीक है? अब सारे बच्चे 3+ में आ रहे हैं, और भी बच्चे जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, आ जाओ। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आना चाह रहा हूं, ठीक से देखो। आप जो एलिमेंट्स को ग्रुप में लिख रहे हो, यहां आपका 3B ग्रुप है, ये 4B ग्रुप है, ये 5B ग्रुप है, ये 6B ग्रुप है, ऐसे ऑनवर्ड्स। जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3 रूल को आप फॉलो करोगे बेटा। सबसे पहला ओबाउज प्रिंसिपल, क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट इनटू द ऑर्बिट और ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एंटर्स ऑर्बिट द ऑर्बिटल फर्स्ट हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट या सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल में एंटर करता है जिसकी एनर्जी पहले कम होती है, इसी को आप N+L रूल बोलते हो। क्लेचकोव नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, क्लेचकोव स्काई नाम के साइंटिस्ट ने, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रूल में जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो याद रहने चाहिए, ध्यान दो।
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। यहां तक याद रखना आपको जरूरी है। टू रिमेंबर, हालांकि मैं चाहूं तो इसको क्लास में याद करवा दूं, लेकिन 15-20 मिनट लग जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि इस कोर्स में जहां पे इतना कम टाइम लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें इन चीज़ों पर वक्त जाया किया जाए कि अब अबाउज रूल वाली चीज़ें याद की जाए। तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया, काम दिया। आप 1s से लेकर के 8s तक का एनर्जी ऑर्डर याद रखोगे। पॉइंट आगे, जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो 4s और 3d की एनर्जी क्लोज होती है, आपको यह ध्यान रखना होगा। जब आप इस रूल को इस्तेमाल करोगे तो 5s और 4d की एनर्जी क्लोज होती है, आपको याद रखना होगा। जब आप इस रूल को इस्तेमाल करोगे तो 4f और 5d की एनर्जी 5f और 6d की एनर्जी क्लोज होती है, यह आपको याद रखना होगा। ठीक से देखो, एक्चुअली एक एक्सिस पर एनर्जी रखा जाए अगर और एक एक्सिस पर एटॉमिक नंबर, तो कहानी यह है हर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। फोर एस 3d 4s 3d। अच्छे से देखो, मैं आपको कॉम्पिटिटिव कंटेंट सिखा रहा हूं। ये मान लो मैंने कैल्शियम से शुरू किया, जैसे आप एनर्जी में क्या बोलते हो सर, 2s 1s 2p 3s 3p 4s 3d 4p बोलते हो ना, ऐसे कि सर ये एनर्जी बढ़ रही है। तो मैंने बोला एक एक्सिस पे एनर्जी रखी जा रही है, एक एक्सिस पे एटॉमिक नंबर। जरा गौर करेंगे अच्छे से, तो 4s से ज्यादा एनर्जी है किसकी बेटा, 3d की, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ये शिल्डिंग इफेक्ट से डील होगा, एनर्जी कम होती है हर ऑर्बिटल की, चाहे 2s की लिखो वो भी कम होती है, सबकी कम होती है। हर ऑर्बिटल की एनर्जी घटती है, क्या बढ़ने पर, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर हर ऑर्बिटल की एनर्जी घटती है। मतलब मान लो अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल 2s लिया और लिथियम का 2s लिया, सोडियम का 2s लिया, पोटेशियम का 2s लिया, जरा ध्यान दो, तो हमने बोला एनर्जी किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है z की। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल लो, उसकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल z मतलब एटॉमिक नंबर। तो 2s की एनर्जी जितनी ज्यादा z होती जाएगी उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। यह पूछा हुआ है एम्स में 2002 में एम्स का यह क्वेश्चन है, ठीक है। और तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से देखो, एनर्जी जैसे लिथियम में भी 2s है, सोडियम में भी 2s है, पोटेशियम में भी 2s है। तो हमने क्या बोला कि लिथियम के 2s से कम एनर्जी होगी सोडियम के 2s की, और पोटेशियम के 2s के एटॉमिक नंबर ज्यादा है और कम होगी। तो 4s की भी एनर्जी घटेगी और 3d की भी एनर्जी घटेगी, दोनों की एनर्जी घटेगी, सबकी एनर्जी घटेगी, 4p की भी घटेगी, 5s 4d सबकी घटेगी। तो पॉइंट क्या है, अच्छे से बहुत कंसंट्रेशन के साथ सीखें। पॉइंट क्या है, ये मान लो हमने एटॉमिक नंबर 20 से शुरू किया, 20 से, आप 1 से शुरू कर सकते हो, हमने 20 से स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये 4s और 3d का गैप कम होते जाएगा। तो जिस समय में, ध्यान दोगे प्लीज प्लीज अच्छे से देखोगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं सीखने जा रहा हूं। एक डाउट आया है कि सर आयन की स्टेबिलिटी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड क्यों नहीं करेगी। मैंने ये नहीं बोला कि डिपेंड नहीं करेगी, मैंने ये बोला कि सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करेगी। मकान बनाओगे यार, तो तुमने क्या छड़ बड़ा अच्छा मजबूत डाल रखा है, तो क्या गारंटी हो जाएगी कि तुमसे जिसने कमजोर छड़ इस्तेमाल किया मकान में, उसकी मकान जो उसकी बिल्डिंग जो होगी तेरे से कमजोर होगी यार?
ऐसी नहीं है ना। तो सिर्फ छड़ पे ही नहीं, छड़ के अलावे किसने सीमेंट क्या डाला, किसने ईंटें किस तरह की इस्तेमाल करी, और इन सब का कॉम्बिनेशन कैसा है। अब किसी ने ऐसे रखा, किसी ने ईंटे को ऐसे रखा, तो यार अरेंजमेंट एक फैक्टर है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ उसी पर नहीं। इसको आगे मैं क्लियर करूंगा, 1-2 क्लास के अंदर आ जाएगा। आ जाओ, फिलहाल मैं यहां देख रहा हूं। मैंने बोला, ठीक से, मैंने बोला कि जब आप इस रूल को लगा के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इस रूल में एक चीज नहीं दिखती है, वो ये है। क्या है? कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल पर्टिकुलर 4s 2s 3p 3p 4p जो लिखना है, 3d 4d 6s 5p जो लिखना है, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो उसकी एनर्जी गिरती है। मतलब Z इक्वल्स टू 20, कैल्शियम में जो 3d की एनर्जी होगी या 4s की एनर्जी होगी, मैग्नीज में 4s की एनर्जी उससे कम होगी। टीन में SN50 में एनर्जी और कम होगी। ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक नंबर बढ़ने से कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो एनर्जी डाउन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं कर्व को ड्रॉ करूं तो संयोग से 4s और 3d का कर्व एक दूसरे को काटता है, ठीक है। मतलब एक समय में यह ऑर्डर उल्टा हो जाता है जी। मतलब कोई हैवी एलिमेंट जिसका Z बहुत ज्यादा है, उसमें 4s की एनर्जी ज्यादा होती है 3d से। लेकिन हम लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम लोग 4s और 3d को भरते हैं 21 से 30 के बीच में। पॉइंट कहां पे भरते हैं 4s और 3d को? 21 से लेके 30 के बीच में। उसके बाद 3d फुल हो जाता है, उसके बाद दूसरे बाहर में दूसरे आने लगते हैं। तो हम लोग अंदर वाले पर कभी गौर ही नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब भी आप ये क्लोज एनर्जी वाली बात जो हमने करी है आपसे, इसका मामला उनके लिए ही है जहां पे वो भरे जाते हैं। हमेशा 4s और 3d की एनर्जी क्लोज नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्राफ उल्टा जाके फैल रहा है ऐसे। तो ग्राफ जब फैल रहा है तो धीरे धीरे गैप बढ़ जाएगा, लेकिन कहां पर यह गैप क्लोज होगा? जहां पे 4s 3d भरा जाएगा, जो अपना काम का एरिया है। कहां पे 5s और 4d की एनर्जी क्लोज होगी? हमेशा नहीं होगी, सारे एटम में नहीं होगी, उन्हीं एटम में होगी जो आपके काम का है। कहां पे 4f और 5d की एनर्जी क्लोज होगी? जहां पे यही दोनों भरे जाएंगे। कहां पे 5f और 6d की क्लोज होगी? जहां यही भरे जाएंगे। एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स, 4d सीरीज, 3d सीरीज। क्लियर हुई चीजें? स्कैंडियम से जिंक में 3d 4s की एनर्जी क्लोज। इट्रियम से लेकर के कैडमियम में 5s और 4d की क्लोज। लैंथेनाइड्स में आप किसको भरते हो? 4f को भरते हो, वहां पर 4f और 5d की एनर्जी क्लोज। एक्टिनाइड्स में आप 5f और 6d भरते हो, वहां पर 5f और 6d की एनर्जी क्लोज। हर जगह क्लोज नहीं है, लेकिन उन जगहों पर उसी में क्लोज है जहां पे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह समझने में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उटपटांग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? एनर्जी क्लोज होने की वजह से। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप मान के चलो ना, तुम्हारा कोई फ्रेंड है या तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम दोनों फ्रेंड्स में अगर किसी एक के पास पॉकेट मनी की शॉर्टेज है, तो अगर 10 रुपए का यार समोसा खाना है, तो बिना पूछे अपने फ्रेंड के वॉलेट में, पर्स में, बैग में हाथ डालते हो, 10 रुपया 5 रुपया निकाल सकते हो और उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है, माना गया एनर्जी क्लोज है। लेकिन वो आदमी, वो इंसान जिससे तुम्हारी नई नई जान पहचान हुई है, उसके पॉकेट में हाथ डाल करके, उसके वॉलेट में या उसके पर्स में हाथ डाल करके तुम 10 रुपया 5 रुपया छोड़ो, एक सिक्का नहीं निकाल सकते हो। क्यों? एनर्जी क्लोज नहीं है। यहां पे जो ये हमने 10 रुपया 10 रुपीज की बात करी, ये रुपीज जो है ये इलेक्ट्रॉन की तरह है, और तुम एक ऑर्बिटल हुए, वो भी एक ऑर्बिटल हुआ। तो आप बराबर देखते होगे डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में, ऐसा देखते होगे एक इलेक्ट्रॉन इधर से उछला और इसमें आ गया, इधर से निकला और इसमें आ गया, और हम कुछ समझ नहीं पाते यार इधर से उधर, उधर से इधर क्यों हो रहा है। हमने उम्मीद किया था इस फॉर्मूले पर
कि इसमें रहे लेकिन इसमें है एक यहां चला गया, क्योंकि एनर्जी क्लोज है। जब एनर्जी क्लोज हो तो ट्रांजिशन का, यहां से वहां जाने और यहां से वहां आने का कोई रीजन नहीं है। रीजन यही है कि एनर्जी क्लोज है। इसका क्या रीजन है कि तुमने अपने दोस्त के पॉकेट में हाथ डाला और जरूरत के 5 रुपए तुमने निकाल लिए? रीजन यही है कि वो तुम्हारा दोस्त है, और दोस्त का मतलब वो एनर्जी क्लोज है। तो 4s और 3d क्लोज है, एनर्जी वाइज काफी क्लोज है, लेकिन सारे एटम्स में नहीं, उन्हीं एटम्स में जिनमें बाहर में 4s और 3d भरे जा रहे हैं। 5s और 4d दोस्त हैं, उनकी एनर्जी क्लोज है। सारे एटम्स में क्लोज नहीं है, उन्हीं एटम्स में क्लोज है जहां पर 5s और 4d भरे जा रहे हैं। कितनी काम की चीजें मैंने बोली। और हमने ये भी काम का चीज आपको बताया, आपने रट रखा है 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की। हमने बोला ऐसा भी हो सकता है कि 4s की एनर्जी ज्यादा 3d से, क्योंकि ये जो कट हो रहा है ना, ये क्रिप्टॉन के आसपास है। क्रिप्टन, क्रिप्टन समझ रहे हो ना? 36 यही कहीं पर है, एग्जैक्ट इस लाइन पर नहीं मैं बोलूंगा, इससे पहले है 36, ये 40 के आसपास है ये लाइन। तो वहां पर आपका 4s और 3d मतलब कहां पे भरा जाएगा? 21 से, ये कहां भरोगे? 21 से 30 ना बेटा, तो 21 से 30 इससे ठीक पहले है। इस एरिया में दोनों की एनर्जी क्लोज है। क्लियर हुई? अब ये कहां पर भरोगे? ये सर ये मैं भरूंगा 4d सीरीज में। 21 के नीचे 39 से सर 30 के नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 48 एटॉमिक नंबर। 39 से 48 उस बीच में ये क्लोज है। आपने अगर 4d सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन कभी देखा हो, कोई अगर अच्छे स्टूडेंट इसमें होंगे जिनको दिखा होगा, तो आपने गौर किया होगा यार नियोबियम से शुरू करो और उधर कैडमियम तक पहुंचो, सब में दिखेगा यार रहना चाहिए s2, d में समथिंग है s में और d में ज्यादा, क्योंकि एनर्जी क्लोज है। तो ये उटपटांग हरकत होते रहती है कि यहां से उधर इलेक्ट्रॉन, उधर से इधर इलेक्ट्रॉन, आना जाना ईजी है। तो उम्मीद है हमने आपको बड़ी काम का चीज यहां पे सिखाया और आपने समझा भी। ठीक है, एक तो हमने बेटा ये बड़ा अच्छा बताया, मर्क्यूरी +1 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, बट मर्क्यूरी +1 डायमैग्नेटिक है क्योंकि वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा हमने जो काम का चीज आपको सिखाया वो ये कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का लिखेंगे तो अबाउज रूल, पहला रूल फॉलो करते हो। अबाउज रूल में आपको ध्यान ये रखना है 4s और 3d की एनर्जी क्लोज, 5s और 4d की एनर्जी क्लोज, 4f और 5d की एनर्जी क्लोज, और 5f और 6d की एनर्जी क्लोज है, काफी क्लोज है। और क्लोजनेस ऑफ एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का यहां से वहां, मतलब इस ऑर्बिटल से उसमें जाना या उससे इसमें आना आसान हो गया। जैसे आपके और आपके दोस्त के बीच लेन देन आसान हो गया, ट्रांजिशन, लेन देन, तो यहां भी लेन देन आसान हो गया। उसको एक्साइटेशन नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक कर्व के साथ आपको चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। समझ में आया या नहीं एक बार बताते चले जाए प्लीज, यस और नो सर, अच्छे से प्लीज, और स्क्रीनशॉट ले। तो अबाउज प्रिंसिपल में हमने सीक्वेंस लिख दिया जिसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद अब उसमें और 2 रूल और ऐड होते हैं, एक हंस रूल और एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको आप जानते भी हो, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। एक हंस रूल होता है जिसमें आप 1 by 1 फिलिंग करते हैं of electrons with parallel spin, करते हो ना, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट मतलब होते हैं करीब करीब सिमिलर एनर्जी वाले होते हैं ना। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जैसे d के 5 ऑर्बिटल डिजेनरेट हैं, तो अगर आपको मान लो d4 लिखना है तो आप इस तरह से नहीं लिखते हो। d4 लिखना है आप इस तरीके से भी नहीं लिख सकते हो। d4 लिखना है तो आप कैसे लिखते हो बेटा? हंस रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में बराबर एनर्जी में 1 by 1 जाएगी। ऐसा नहीं, आप ऐसे भी भर सकते हो, उधर से भी आ सकते हो।
ऐसे भी भर सकते हो, ये भी सही है, ऐसे भी भर सकते हो। डिजेनरेट ऑर्बिटल में 1 by 1 जाना है पैरेलल स्पिन के साथ, ऐसे भी हो सकता है, ये भी सही है, समझ रहे हो। और ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। सब हंस रूल है टोटल, तो किसी भी तरीके से ले जा सकते हो। मतलब सेम स्पिन होनी चाहिए, लेकिन जो भी लो तुम, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल लो, उसी स्पिन से जानी, और 1 by 1, जब तक कि हाफ फील्ड ना हो जाए। अब जब पेयरिंग होती है तो ऑपोजिट स्पिन से, लेकिन वो हंस रूल नहीं, वो पॉलीज रूल है। बहुत लोग उसको भी हंस रूल बोल देते हैं कि पेयरिंग ऑपोजिट स्पिन से, वो पॉलीज रूल है, तीसरा रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा ये लिखते हो। ये क्या है, जब कभी भी आप पेयर करेंगे तो ऑपोजिट स्पिन होंगे ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऑपोजिट स्पिन होंगे, यही आपका पॉलीज रूल है ना। एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है आपका ऑपोजिट होगा, ये आपका पॉलीज रूल है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हंस रूल में 1 by 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, जब एक बार हाफ फील्ड होगा फिर पेयरिंग होगी ऑपोजिट स्पिन से। पेयरिंग वाली बात पॉलिंग रूल का है, जो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट है। इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी बोलते हैं, तुम लोग को शायद पता हो कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एटम का ऐसा नहीं हो सकता जिसके सारे चारों के 4 क्वांटम नंबर्स सेम हो। 3 मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, लास्टली चौथा के टाइम में स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी। तो वही चीज है पॉलीज रूल। चलो ध्यान से, तो ये हमारा काम निकल गया, 3 रूल को फॉलो करते हैं। अब हमारे पास जो ग्रुप है, ध्यान से देखें आप। नाउ 3D सीरीज, 3D सीरीज छोड़े, आप डी ब्लॉक सीधा लिखें। 3B ग्रुप के पास कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1d1 लिखा जाएगा। 4B के पास ns2n-1d2 लिखा जाएगा। 5B के पास ns2n-1d3 लिखा जाएगा। 6B के पास, यार थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, यहां स्पेस है नहीं, स्पेस है नहीं, कहां पे लिखूं, कैसे लिख दूं। यहां पे स्पेस है, इस एरिया में, ठीक से देखो। ये 3B ग्रुप लिखा हमने, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, लेकिन 8B में तो 3 सब ग्रुप हैं आपके, फिर 1B और फिर 2B। ठीक है, ये ग्रुप्स हैं आपके। अच्छे से देखिए बेटा, ये आपके ग्रुप्स हैं। 3B ग्रुप के एलिमेंट का एक कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है ns2n-1d1 213। यहां पर n आपका पीरियड नंबर है, n आपका क्या है, पीरियड नंबर। बहुत सिंपल है, मैं एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। 4s2 3d1 स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है ns2n-1d2, एकदम अच्छे से। ns2n-1d3 2 3 5। एग्जाम्पल पे ले लो, मान लो आपने लिखा है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। तो इट्रियम 39, पिछला इनर्ट गैस चढ़ा दो, क्रिप्टन। ठीक से देखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इट्रियम 39, पिछला इनर्ट गैस चढ़ा दो 36, क्रिप्टॉन 36। और ये किस पीरियड का है, ये चौथे का, ये 5वें का। तो n का मान 5 डालो, 5s2 4d1। बड़ा आराम से कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया। शायद आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से करके दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो पर बने रहना है, निकलना नहीं है बाहुबली देखने। ध्यान दे, हमने बोला 3B ग्रुप के एलिमेंट्स का एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1d1, ये याद रखना होगा आपको। और बड़ा इजी है, 2 2 s का 2 और d का 1, 2 1 3।
एस का 2 और डी का 2, 2 to 4, एस का 2 और डी का 3, 2 3 5, एस ध्यान से। अब 6b में थोड़ा लफड़ा है। 6b में 4 मेंबर है, क्रोमियम, मॉल्बडेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम। तो आप सोचोगे कि सर 2 और 4 5 हो जाए, 2 और 4 2 + 4 6 हो जाए, होता है NS2 N-1 D4 2 4 6, लेकिन ऊपर के दोनों का होता है NS1 N-1 D5, एनर्जी क्लोज होने से। अभी भी 1 5 6 है, 2 4 6 है, जैसे 2 3 5, 2 2 4, 2 1 3। 7b का क्या हो जाएगा? NS2 N-1 D5 2 5, ये D6 D7 D8, ये होना चाहिए NS2 N-1 D9, लेकिन नहीं होता है। फुल फील्ड कंप्लीट करने के लिए NS2 N-1 D10, और ये भी है NS2 N-1 D10। एप्लीकेशन मैं करवा दूंगा तो बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओगे, इसको सीख जाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है बेटा वीडियो पर बने रहना। अच्छे से देखो, मैं करके दिखाता हूं। ये ग्रुप का मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं कैसे लगाऊं। मान लो कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो किसी भी एलिमेंट के डी ब्लॉक में, मैग्नीज 25, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो ये किस ग्रुप की है, 7b। आपने देखा क्या जरूरत है ग्रुप नंबर की। तो अगर जिन लोगों को याद नहीं है ग्रुप नंबर, वो ग्रुप नंबर याद करना शुरू कर ले। कंप्लीट इंटायर पीरियोडिक टेबल की ग्रुप नंबर याद रहनी चाहिए, और एटॉमिक नंबर याद रहनी चाहिए 1 to 90। ये मैंने बोल दिया है। हालांकि टीचर्स की बोली हुई बात अगर बच्चे मानने लगे इतने आसान से, यार तो अपना देश तो डिसिप्लिन में भर जाए। हमारे देश की तो सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकते। आज़ादी का दुरुपयोग कोई करना सीखे तो हिंदुस्तान वालों से करना सीखे। आज़ादी की तो जम के हम दुरुपयोग करते हैं। टीचर बोल दे और मान ले, कैसे मान ले भाई साहब, नहीं मान सकते हैं। हाँ, टीचर की कोई बात कैसे मान ली जाए, तो वही बात हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन अगर ये नहीं पता होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे इनऑर्गेनिक में। तुम इनऑर्गेनिक के हीरो हो, सिर्फ 2 चीजें याद रखो, 1 to 90 और इंटायर पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक का हीरो तुम बन जाओगे। धीरे धीरे चीजें मैं लय में या पैटर्न में ले आऊंगा, आपको आ जाना पड़ेगा। आपको एटॉमिक नंबर 1 to 90 याद रहना चाहिए, और इंटायर पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर। मतलब किसी ने आपसे बोला रुदेनियम, आप बोल दो सर 8b ग्रुप का एलिमेंट है। किसी ने आपसे बोला पैलेडियम, आप बोल दो 8b ग्रुप का एलिमेंट है। किसी ने आपसे बोला जर्मेनियम, बोल दो 4a का एलिमेंट है। और बोलने में 2 से 3 सेकंड बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड का वक्त। मैं मानता हूं एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कर देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं जो होमवर्क दूंगा वो स्टेप वाइज दूंगा, और उस होमवर्क को बहुत सीरियसली कंप्लीट करोगे। बेटा आपका करियर है, आपके हाथों में, आप जानो इसको क्या करो। इस्तेमाल करो कि उठा के फेंक दो, बर्बाद कर दो, बाबूजी पे डिपेंडेंट हो जाओ। बाबूजी तुम प्रॉपर्टी इतनी बना करके जाना कि मैं वही खाता रहूं जीवन भर। और बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं खा पाए यार दोस्त अपने माँ बाप के बनाए हुए चीजों को, पैटर्नल प्रॉपर्टी को। तो जब बड़े बड़े राजा महाराजा पैटर्नल प्रॉपर्टी से दिन नहीं गुजार पाए, तो आप और हम कौन सी चीज है? समझिए बात को। इसीलिए बेटा कोई भी ऐसा हिस्ट्री में आपने किंग नहीं पढ़ा होगा जो अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी से सिर्फ लंबा चल पाया हो। ज्यादा जो अय्यास लोग हैं वो जल्दी बर्बाद होते हैं, वो बहुत जल्दी वो लुटा देते हैं हर कुछ को। तो अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं से, अपनी ताकत, अपनी एंथो, अपनी पावर और अपनी कैपेबिलिटीज से पाई हुई चीजों का मजा ही कुछ और होता है। तो ये करियर हम लोगों का बन सकता है। ये 6 महीने अगर अपन बहुत ज्यादा फोकस रखें, बहुत ज्यादा। और यार पढ़ाई से आसान कुछ नहीं होता, मैं मानता हूं ये सर दुखता है, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं। लेकिन यार ये भी तो सोचो कि इससे जिंदगी मिलती है, लाइफ मिलता है, करियर, पैशन, पैसा, मुकाम, इज्जत, हर कुछ।
आप में से कोई कल को बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, यार मैं भी कभी तुमसे दिखाऊं तो सोचो कितना प्राउड फील होगा। हाँ, आज हमारे बच्चे कोई एसपी हैं, कोई डीएम है, कोई कुछ है, कभी फोन करता हूं यार तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, वो पीए बोलता है कि सर 2 घंटे बाद कॉल कीजिएगा, सर अभी बिजी है मीटिंग में। ऐसा नहीं बुरा लगता, बड़ा गट्स, बड़ा प्राउड आता है कि हमारे बच्चे किस हाइट पे चले गए हैं। इतने बड़े सर्जन है यार, कहाँ है तो सर ओटी में है। फोन कहाँ है तो सर वो फोन स्टाफ बाहर में काउंटर पे दे के गए, रिसेप्शन पे दे के गए हैं कि रखा हुआ, ऑफिस में रखा हुआ। तो बड़ा प्राउड फील होता है। तो आपकी भी वो बारी है, ठीक है। आप भी अपने वक्त को पहचानिए और इन चीजों को कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए और वो हो जाएगा बेटा, बहुत आसानी से होगा। 6 महीना सिंसियरिटी से लगना है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क को उठाना है। मैंने ये नहीं कहा कि एक दिन में आप निपटा लोगे, अगले दिन आप एटॉमिक नंबर, ज्यादा नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं 1 to 50, 1 से लेकर के 50 तक अगले दिन का एटॉमिक नंबर आप याद करके आओगे अगले क्लास में। 1 to 50, बस 1 से 50 तक नेक्स्ट क्लास में आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। फिर अगले क्लास में मैं 90 तक ले जाऊंगा आपको, लेकिन फर्स्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया 1 to 50, और जिसको 50 तक याद हो वो 90 तक कर जाओ, क्योंकि मैंने बोल दिया 1 to 90 जाना और इंटायर पीरियोडिक टेबल वर्टिकली ऐसे याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 to 50 तक कर जाना अगले क्लास में। जरा देखो ध्यान से, मान लो MN की लिखनी है, तो पहला काम है ग्रुप नंबर, क्योंकि ग्रुप नंबर लिखने से ये वाली चीजें पता चलती हैं। NS2 N-1 D5 आ गया अपने को दिमाग में। 257 हमने बोला पिछला इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को देखो ध्यान से, 8A ग्रुप बोलते हो इनर्ट गैस। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 और अनअनॉक्टियम 118। ये इनर्ट गैस, इनर्ट और नोबल, ये 3 इनर्ट गैस होते हैं, लोग सबको इनर्ट बोल देते हैं, और बाकी 3 नोबल होते हैं। लोगों की आदत होती है हर किसी को वो इनर्ट बोल देते हैं, हर कोई इनर्ट नहीं है इसमें, ठीक है, हर कोई इसमें इनर्ट नहीं होता है। 3 इनर्ट है, ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 नोबल कहलाता है, क्योंकि ये तीनों कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसलिए दे आर इनर्ट, दे आर सेड टू बी इनर्ट। और ये तीनों कंपाउंड बनाते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जेनॉन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी O2 के बराबर होती है, तो O2 के साथ वो धड़ल्ले से कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट इनर्ट गैस का कंपाउंड भी था O2PtF6, एक्सीपीटीएफ6 पर जेनॉन गैस डाल करके O2PtF6 तैयार किया था बर्टलेट एंड लोमन ने फरवरी 1962 में, 1962 में। तो एनीवेज अभी उसको बाहर रखते हैं, सिर्फ क्या ध्यान रखना, ये 3 नोबल गैस है और ये 3 इनर्ट गैस। चलो आ जाओ, अब 25 का पिछला इनर्ट गैस 18। अब हमने बोला ये किस पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि n का मान पीरियड नंबर है। तो देखो 18 के बाद आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड है, इसके बाद आएगा तो पीरियड नंबर 4। अब n का मान 4 पुट कर डालो, 4s2 3d5 बन गया, टोटल जोड़ लो 18 to 20 25 बन गया सवाल। कितना आसान हुआ। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान दो। कोई भी डी ब्लॉक का अब लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बोला सबसे पहला काम इसका पीरियड और ग्रुप, पीरियड और ग्रुप। ग्रुप नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना होगा। पीरियड नंबर का ऑप्शन है, आराम से सीखो मेरे साथ, पीरियड नंबर का ऑप्शन सिखा रहा हूं। इनर्ट गैस को ध्यान दो, 2, 8, 18, सॉरी 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो 2 हो गया फर्स्ट पीरियड, 10 हो गया सेकंड पीरियड, 18 हो गया थर्ड पीरियड, 36 हो गया फोर्थ पीरियड, 54 हो गया फिफ्थ पीरियड और 86 हो गया सिक्स्थ पीरियड, 118 हुआ सेवेंथ पीरियड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, अनअनॉक्टियम। तो अगर मैंने बोला एटॉमिक नंबर, इसको छोड़ मारो गोली, एटॉमिक नंबर 25 किस पीरियड का है, 25। तो ये देखो उससे पिछला इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस पीरियड के लास्ट में रहता है। तो ये देखो उससे पिछला इनर्ट गैस, तो पिछला इनर्ट गैस पकड़ाएगा आर्गन। हीलियम, नियन, आर्गन, आर्गन है थर्ड पीरियड में, तो 25 फोर्थ में आएगा। क्लियर है। मान लो हमने पूछा ऑस्मियम किस पीरियड से है,
ध्यान से, तो ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर चाहिए, मैंने बोल दिया 1 to 90 याद रहो, चलो मैंने बता दिया 76। तो पहला देखो कि ठीक पिछला इनर्ट गैस 76 के ठीक पिछला इनर्ट गैस जेनॉन। अब जेनॉन किस पीरियड की है? 1 2 3 4 5th की है, तो ऑस्मियम 5th के जस्ट बाद 6th की हो गई। बन गया सवाल। मैंने पूछा अनअनियम, अनअनियम, अन फॉर 1, अन फॉर 1, इनियम फॉर 9, 119। तो 119 किस इनर्ट गैस के बाद है? सर 118 के बाद है। 118 किस पीरियड में है? सर 7th में है। तो 19 किस पीरियड में होगा? 119 सर 8th में। बन गया सवाल। मैंने आपसे पूछा जर्मेनियम किस पीरियड का है? एटॉमिक नंबर 32। एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब आप क्या सॉल्व करोगे? पिछला इनर्ट गैस 32 से पिछला इनर्ट गैस आर्गन, आर्गन किस पीरियड का? 3rd, तो जर्मेनियम किसका? 4th। बन गया सवाल। मैंने आपसे पूछा चलो बता दो बिस्मथ किस पीरियड की है? बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 1 to 90 याद रहनी चाहिए। बिस्मथ किस पीरियड की है? तो सर बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83। 83 किस पीरियड से है? पिछला इनर्ट गैस सर जेनॉन 54, 54। जेनॉन बिलोंग्स फ्रॉम 5th पीरियड, तो देन बिस्मथ विल बिलोंग फ्रॉम 6th पीरियड। बन गया सवाल। मैंने पूछा आपसे थोरियम किस पीरियड की है? थोरियम एटॉमिक नंबर 90, याद रखना 1 to 90। अब 90 किस पीरियड की है? तो पिछला इनर्ट गैस रेडॉन 86। 86 किस पीरियड से है? 6th से, तो रेडॉन किस पीरियड से होगा? 7th से। बन गया सवाल। पीरियड नंबर निकालना समझ में आया? किस तरीके से तुरंत निकाल लोगे इनर्ट गैस की मदद से, हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैस वी कैन फाइंड आउट पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एकदम विद इन द सेकेंड्स। क्या यह चीज निकालना आया आपको? हाँ या ना? लिखे बताएं जल्दी। अब यहां पे मैंने बोला कि मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो पिछला इनर्ट गैस आर्गन किस पीरियड की? 3rd, तो ये किस पीरियड की? 4th। किस ग्रुप की? 7b। याद रखना है 7b का कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d5 2 5 7, n का मान 4 रख दो, 4s2 3d5। सवाल बन गया। क्लियर हो गई होंगी चीजें। मान लो कोई दूसरा एलिमेंट मैं लेके दिखाता हूं, ठीक से देखो। मान लो मैंने लिया हॉफनियम 72। 72 बेटा इसमें पीरियड देखना, पिछला इनर्ट गैस जेनॉन या रेडॉन? सर जेनॉन डाल दिया हमने। जेनॉन किस पीरियड की? 5th। ये किस पीरियड की? 6th। अब आ जाओ, ग्रुप नंबर याद रखना है HF हॉफनियम की, तो ग्रुप नंबर तो याद करना पड़ेगा। टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ग्रुप नंबर है इसकी 4b। अब 4b तो ns2 n-1 d2, ये दिमाग में कैलकुलेट करोगे। अब n की वैल्यू 6 रख दो, 6s2, और n की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 - 1 5d2। सर बन गया? अभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? इलेक्ट्रॉन जोड़ो। 54 जेनॉन टू 56 टू 58, ये 72 है, कुछ कम पड़ रहा है, 58 ही हुआ, क्योंकि हमने आपको बोला ओबाउज रूल याद करने के लिए। तो जब आप ओबाउज रूल याद करेंगे एनर्जी वाला, तो आपको आ जाएगा 6s 4f 5d 6p 7s 5f, ऐसे करके। तो ये रूल जब याद रखो तो आप क्या देख रहे हो? 6s और 5d के बीच में क्या भर रहा है दोस्त? 6s और 5d के बीच में 4f। इसका मतलब बीच वाला जो 4f है वो कंप्लीट भरा हुआ होगा। तो f में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। अब टोटल जोड़ के देखो, 54 टू 56 14 70 72। अब सवाल बन गया। मतलब अब क्या कंक्लूजन है मेरे तरफ से? चीजें क्या है? पहला पॉइंट एटॉमिक नंबर 1 to 90, दूसरा पॉइंट ग्रुप नंबर याद रहना चाहिए एंटायर पीरियोडिक टेबल का, और तीसरा पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s से लेकर के 8s तक का एनर्जी का सीक्वेंस याद रहना चाहिए। ये नहीं कि बैठ के काटते रहो। क्यों काट रहे हैं? तो गुरुजी को भी नहीं मालूम है क्यों काट रहे हैं, बस हम इंडियन को मार काट में मजा आता है, बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए काटे जा रहे हैं। अरे भाई काटना वाटना वो सब छोड़ो, वो n+l को सेम वैल्यू करने के लिए हम लोग उसको ऐसे ऐसे काटते रहते, वो सब फालतू फालतू। याद रखना होगा 1s से 8s।
हालांकि इसको याद करवाया जा सकता है, बट वो उतना जरूरी नहीं कि उस पर समय डाला जाए। समय को बचाओ, टाइम को थोड़ा तुम बचाओ, थोड़ा हम बचाएं, तभी तो इंपॉर्टेंट एरिया को अपन कवर करें। मैं बेसिक्स के साथ पढ़ा रहा हूं, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं बेसिक भी लूंगा, लेकिन मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा जिन चीजों का अपने कॉम्पिटिशन में यूज है। तो मैंने डिस्कस किया कि कैसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके लिए पहले आपको ये आना चाहिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, मैं अगले पेज में आता हूं और एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, दिल गार्डन हो जाए। तो यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं बेटा, एक बार बता दीजिए अच्छे से, माता रानी की कसम आप सबों को, प्लीज यस और नो। जी दोस्त, तो अब हम लोग और एप्लीकेशन इस पर पहले करें। हम लोगों ने जो किया है, हमने क्या बोला आपको, n+l वाला सीक्वेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो याद रखना है एकदम। वो तो आपके होमवर्क में ही मैंने डाल दिया। क्या क्या होमवर्क में डाल दिया आप गौर करो। हमने होमवर्क में पहला चीज डाला वही 1s से लेकर के 8s तक का सीक्वेंस, एनर्जी सीक्वेंस। और दूसरा हमने डाल दिया आपसे बेटा एटॉमिक नंबर 1 to 50, एक दिन में इतना ही दिया है। अब इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, अगर आप वाकई कमाल करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस को, सारे मतलब सारे की मैं गारंटी लेता हूं, और वो भी दैट टू इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो आपको मेरी चीजों को थोड़ा सा मानना समझना पड़ेगा बेटा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बीइंग योर टीचर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि ये जो होमवर्क दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा ही दूंगा, लेकिन उसको करोगे। तो आज फर्स्ट दिन मैं होमवर्क में क्या दिया मैंने, ये 1s से लेके 8s तक का सीक्वेंस और एटॉमिक नंबर 1 to 50, इतना काम को करना है, पहले लेक्चर में मैंने दिया। चलो आ जाओ, ध्यान दो। अब मान लो कि हमने लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर कुछ भी लिया जा सकता, अब यहां से वहां, थोड़ी देर के लिए सिल्वर। तो सबसे पहला काम एटॉमिक नंबर 47, दूसरा काम पीरियड नंबर 40, पिछला इनर्ट गैस देख लो 36 क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन किस पीरियड के लास्ट में है, 1 2 3 4, पीटी में लास्ट में पड़ेगा, तो ये पीरियड नंबर 5th हो गया। अब अगला काम ग्रुप नंबर, तो सिल्वर का ग्रुप नंबर याद रखना है आपको, 1b ग्रुप है, ये मैंने बता दिया। अब दिमाग में लाना है, इसको लिखना नहीं है, बस दिमाग में लाना है, NS1 N-1 D10, ये लिखना नहीं है। अब n का मान 5 यहां डाल दो, तो 5s1 4d10। अब चेक करो 36 146 36 147 और 37 47। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक से देखोगे अच्छे से, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको लैंथेनम 57, ठीक से देखो, तो पिछला इनर्ट गैस जेनॉन, जेनॉन आपने लिख दिया। जेनॉन किस पीरियड का बेटा, 1 2 3 4 5, तो ये पीरियड नंबर 6, n = 6। अब चलो 6, और ग्रुप नंबर लैंथेनम का स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम 3b ग्रुप। 3b में क्या लिखते हो, NS2 N-1D1, n का मान 6 डाल दो, तो 6s2, और ध्यान से 6s के बाद 4f होता है, अभी अभी मैंने किया था, याद करो, 4s 3d 4p 5s 4d 6s 5p 6s 4f 5d 6p, ये हमने अभी अभी ऑर्डर लिखा है। तो क्या आपने गौर किया, 6s के बाद क्या आता है 4f, तो 6s के बाद 4f, लेकिन अपना रूल कह रहा है NS2 N-1D1 और n की वैल्यू 6, तो 6s2 5d1, पहले 5d1 इसको डाल लो ठीक से। अब जोड़ो इसको, तो 54 + 2 प्लस क्या रखना है कि +1 = 57 हो जाए। 54 + 2 + 1 प्लस क्या रखना है कि 57 हो जाए, तो 57 हो गया। देयरफॉर व्हाट = 0, मतलब 0 रखना है। कुछ आया समझ में? लैंथेनम में 4f0। हां, बहुत लोग इसको क्या करते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, जेनॉन 6s2 5d1 और 4f को नहीं लिखते हैं।
गलत नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से सही भी नहीं है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओबाउज रूल यूज करते हो, आप बोलते हो कि मैं ओबाउज रूल के बेसिस पर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो बेटा ये तो बताना पड़ेगा ना कि ओबाउज रूल के अकॉर्डिंग 4f आता है, बट कोई वजह रही होगी कि 4f में इलेक्ट्रॉन ना जाके 5d में गया होगा। ठीक है, सारे वजह नहीं जानने आपके सिलेबस में, वो अलग मैटर। लेकिन अगर आपने ये लिखा नहीं तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपको शायद n+l रूल ही नहीं आता हो, शायद आपको ये आ रहा हो कि 6s के बाद 5d होता है, जैसे 4s के बाद 3d, जैसे 5s के बाद 4d, शायद वही तुम्हें पता हो 6s के बाद 5d, 4f के बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये बताना कि मेरे को मालूम है 6s के बाद 4f और ये भी मालूम है कि इसको वहां खाली छोड़ दो, इसीलिए मैं 4f को 0 लिख रहा हूं। समझ में आई चीजें? तो मोदी जी का इफेक्ट बोलते हैं इसको, मोदी जी यही काम करते हैं। चलो ध्यान दो, तो हमने लिखा बेटा कि चूंकि ये 3b ग्रुप का था तो 3b में ns2n-1d1, n का मान हमने रख दिया 6, चूंकि 6 पीरियड का, तो 6s2 5d1, तो बीच में 6s के बाद 4f आता है, 4f में 0 रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। आ जाओ, तो लैंथेनम का ये नेक्स्ट एग्जांपल। मैं जरा एक बार 6b ग्रुप का देख रहा हूं, ठीक से देखो 6b। हमने बोला क्रोमियम, मॉल्बेडेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम, 24, 42, 74, 106। इन चारों में कोई ऐसा नहीं है कि जेई वालों ने नहीं पूछा है। जी हां, 106 तक को निचोड़ के पूछा आईआईटी ने। आप आईआईटी के 94 का पेपर पलटो, एग्जैक्ट 94। यार तुम लोग लॉन्च भी नहीं हुए थे वीडियो देखने वाले लोग कोई, तो आईआईटी के 94 के पेपर में उस टाइम में 106 पूछ रखा था। तो इस गलत फहमी में मत रहो कि कौन एटॉमिक नंबर पूछता है, भाई साहब कुछ भी पूछ देता है, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, कुछ भी पूछ, उसकी मर्जी पे है। क्वेश्चन डालने वाले के मूड का है कि वो क्या करना है, उसे कॉन्फ़िगरेशन से पूछना है कि नहीं पूछना, उठा लिया एक क्वेश्चन, इसलिए तुम छोड़ नहीं सकते हो। और यह भी देखना पड़ेगा कि वैसा एरिया जिससे पास्ट में 5 बार 6 बार क्वेश्चन पूछा, वो एरिया तो आपके काम का एरिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी और एफ ब्लॉक का वही चीज है। पास्ट में अगर देखोगे तो एकदम धड़ल्ले, नीट वालों को तो क्या पता नहीं किस ऋषि मुनि का श्राप है, नीट वालों को तो पूछता ही पूछता है, एकदम फिक्स पूछता है, हर 1 साल के गैप पर निकालो, उनको श्राप दिया हुआ है, अगस्त मुनि का दिया हुआ होगा, वही उल्टा पुल्टा काम करते थे, कभी सागर उठाए पी जाते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे लगे रहता है उनका। और अटपटांग भी सीरियम 2+, भाई साहब बड़ा टफ है, सीरियम 2+ टफ है, इजी नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा अगले क्लास में, बड़ा टफ है, वो पूछ डालता है नीट वालों को। तो उनको छोड़ो, उनको यार कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को भी मैं बात कर रहा हूं 106 तक। तो इस ग्रुप की क्या खासियत है ना दोस्त, शुरू वाला जो 2 है इनका ns1 n-1 d5 है, जबकि नीचे वाला जो 2 है इनका ns2 n-1 d4 है। जैसे जब तुम क्रोमियम का लिखोगे ठीक से, तो पिछला इनर्ट गैस आर्गन, अब पीरियड नंबर आर्गन है 3rd, तो ये है 4th, 4s1 3d5, टोटल जोड़ रो 18 119 524 पूरा हो गया। मॉल्बेडेनम, क्रिप्टन 5s1 4d5, अच्छे से देखो। लेकिन टंगस्टन का लिख लो, पिछला इनर्ट गैस 74 का ठीक पिछला 54, एकदम वीडियो पर बने रहे। जेनॉन है दोस्त 1 2 3 4 5th पीरियड का, ये हो जाएगा बेटा 6th पीरियड का। n = 6, 6 रखो, 6 रखो, 6s2 6 रखो, 5d4, कितनी बार बोलूं, इन दोनों के बीच में 4f है, तो 4f और 5d4, अब टोटल ऐड करो, 54 to 56 4 60 14 74। सीबोर्गियम लिखो, रेडॉन 6th पीरियड का, n का मान 7, 7s2 7 - 1 6d4, 7 और 6d के बीच जैसे 6s और 5d के बीच 4f, तो 5f 14 लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। गौर करो,
सर मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ? जब ये हाफ फील्ड का एडवांटेज ले रहे हैं तो सर इनको हाफ फील्ड का एडवांटेज क्यों नहीं मिला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल को। मैंने बोला आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, सर ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि क्रोमियम के पास 4s2 3d4 नहीं लिखना है, और 4s2 3d4 में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 4s1 3d5 हो रहा है। ध्यान से, एनर्जी 4s की ज्यादा है 3d की। तो अगर मैं अबाउज रूल लिखूं तो ये होगा, अगर मैं अबाउज रूल लिखूं तो ये होगा, बट हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी लेने के चक्कर में हमने एक इलेक्ट्रॉन को डी में रखा है। ये एंटी अबाउज रूल है। हमने कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन डाल लग दिया, तो क्या यह एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है? एक्साइट करवाया सर हमने? नहीं मुन्ना, ना बेटा, बिल्कुल हमने एक्साइट नहीं करवाया। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया, एक्साइटेड स्टेट जहां पर एनर्जी देनी पड़ी, जहां एफर्ट लगा। आपका एक दोस्त, क्लोज फ्रेंड के पॉकेट में आपने हाथ डाला और 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए आपने निकाल लिया, क्या इसमें एफर्ट लगा? बिल्कुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? हमारा दोस्त है यार, बचपन का दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है। हिंदी में अपन उसे ना देसी भाषा में लंगोटिया यार बोलते हैं। तो सर एनर्जी की वैल्यू क्लोज है, हम लोग इतने क्लोज हैं, इसलिए सर वहां कोई एफर्ट नहीं लगा। एफर्ट कहां लगा? जिससे मेरी दूरी है, जिससे मेरा डिस्टेंस है, जिसके मेरे और उसके बीच का एनर्जी गैप है, तो सर उसके पॉकेट में हाथ डाल के निकालना एफर्ट लगा, उसमें एफर्ट लगाना पड़ा, यहां नहीं लगा। तो एक्साइटेड स्टेट उसको बोलते हैं जहां आपको एनर्जी देनी होगी। सर हम लोगों ने तो यही पढ़ा था 4s से ज्यादा एनर्जी है 3d की, तो एनर्जी देनी होगी। तो भाई साहब अभी ना हमने पढ़ाया एनर्जी क्लोज है। हां, ये क्लोज नहीं होती ना एनर्जी, तो आपको एनर्जी देनी होती इसमें ले जाने के लिए, तो एक्साइटेड स्टेट होता। आपने हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी का एडवांटेज लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले गए आप, लेकिन वो ले जाने में आपको कोई एफर्ट नहीं लगा क्योंकि एनर्जी क्लोज है। यही पॉइंट है। इसीलिए ये ग्राउंड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा। ध्यान से, सारा ग्राउंड स्टेट है, इसमें से कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, सबके सब ग्राउंड स्टेट है। कोई भी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अच्छे से देख ले आप, सबके सब ग्राउंड स्टेट है। अब पॉइंट में आ जाओ, अच्छे से देखो, ध्यान से, बिल्कुल हटना नहीं है वीडियो से। हमने बोला बेटा कि क्रोमियम में तो 4s और 3d की एनर्जी क्लोज, और 5s और 4d की भी क्लोज होती है। तो आप जरा देखें, 4s 3d में इसलिए हमने हाफ फील्ड करवा दिया, एनर्जी क्लोज है। इसमें भी हमने 5s और 4d में s2d4 ना लिख करके 1,5 किया, क्लोज है तो हाफ फील्ड कर दिया। लेकिन टंगस्टन में तो साफ पता चल रहा है इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफी है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफी है, साफ दिख रहा है। बीच में 4f है तो एनर्जी गैप काफी है, बीच में 5f है तो एनर्जी गैप काफी है। इसीलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको डालोगे और हाफ फील्ड करोगे तो एनर्जी गैप इतनी है कि वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट नहीं रहेगा। क्लियर भी होंगी चीजें कि क्यों क्रोमियम मॉलिब्डेनम का अबाउज रूल वायलेट करने के बाद भी वो ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि 4s 3d की एनर्जी क्लोज है, 5s 4d की एनर्जी क्लोज है। मैंने शुरू से समझाया आपको। तो क्लोज एनर्जी होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कोई एक्साइटेशन नहीं कहलाएगा, एनर्जी क्लोज है, और हाफ फील्ड का फायदा भी तो मिल रहा है अल्टीमेटली। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाने से 5s2 4d4 को 5s1 5d लिखने से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं डालनी होगी, क्योंकि एनर्जी क्लोज और हाफ फील्ड का फायदा भी मिल रहा है। लेकिन टंगस्टन में और सीबोर्गियम में यह फायदा नहीं मिल रहा है।
क्योंकि बीच में F14 है तो एनर्जी का गैप काफी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का ग्राउंड स्टेट यही रहेगा। जो आईआईटी वालों ने क्वेश्चन पूछा 94 में, मैंने बोला डेफिनेटली उसका दोनों आंसर था, ऑप्शन था उसके पास, एक ऑप्शन 7s2 6d4 और एक ऑप्शन 7s1 6d5, और बाकी जो दो ऑप्शन था वो था यहां पे 7 के जगह 6 लिख दिया था, 6s2 5d4 6s1 5d5, मतलब एक में 7s किया एक में 6 कर दिया कि लोग थोड़ा गिनती में भी गड़बड़ करें तो उनका गड़बड़ हो जाए। तो एनीवेज आपको यह लॉजिक समझ में आया होगा कि क्यों 6b ग्रुप में ऐसा हुआ कि ऊपर के दो मेंबर के साथ S1D5 हाफ फिल्ड हुआ बट नीचे के दो मेंबर का हाफ फिल्ड नहीं हो पाया। हमने यह क्लियर किया। आगे आ जाओ। अब अगर मैं बोलूं, मैंने यह क्लियर किया आपको, तो किसी भी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप लिख सकते हो इस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन पर, लेकिन अभी भी थोड़े इफ बट रहेंगे। तो मैं एक पेज और इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं, हार्डली 3-4 मिनट का, और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और एक बार बड़ी तेजी से बता दें हां सर समझ में आया। स्क्रीनशॉट प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट, एकदम तेजी से, बस 5 मिनट का और। तो दोस्त अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्जाम्पल तो जम के किया, कुछ खास बातें, क्योंकि आपने सुना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो अनाप शनाप चीजें आती रहती है, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो सब देखने को मिलता है। इसकी वजह यही है एनर्जी का क्लोज होना, क्योंकि आप डिसिप्लिन कब तोड़ते हो? बैच में अनजान बच्चों के साथ बैठ के नहीं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बैठ के। ट्रांजिशन, बातें स्टार्ट करते हो, अपनी चीजें उसको देते हो, वो किताब कॉपी तुम्हारे तरफ नोटबुक फेंकता, तुम पेन फेंक रहे हो, वो बैग फेंक रहा है, तुम बॉटल मार रहे हो, वो पानी निकाल के फेंक रहा है, तुम 4 गाली दे रहे हो, वो कुछ निकाल के पेन मार दे रहा है। डिसिप्लिन का ब्रेक होना, यहां से वहां चीजें लेन देन शुरू होनी, कब होती है चीजें? जब एनर्जी क्लोज हो। तो जब आप डी ब्लॉक में जाते हैं तो 5s और 4d वाले सीरीज में आपको सबसे ज्यादा गड़बड़ी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि 5s और 4d की एनर्जी हद से ज्यादा क्लोज है। ठीक है, इस वजह से वहां पर आपको गड़बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं ध्यान से। अभी बीच में एक पॉइंट अब यहां पे ये लूंगा मैं, निकल ग्रुप। निकल ग्रुप ठीक से देखो, 3 एलिमेंट्स अपने पास, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ये अकेला ग्रुप है, द ओनली ग्रुप वेयर एलिमेंट्स डू सो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जी हां, यह अकेला ग्रुप है जहां एलिमेंट्स अलग अलग पैटर्न के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मतलब एक ग्रुप के सारे एलिमेंट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट अलग तरह का तो कुछ अलग तरह का। निकल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां के तीनों एलिमेंट 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, तीनों 3 तरह का। आ जाओ निकल की बात करो। पिछला इनर्ट गैस आर्गन 28, 46 और 78। पिछला इनर्ट गैस क्रिप्टन और पिछला इनर्ट गैस जेनॉन। ध्यान से 4s2 3d8, ठीक है, 18 आराम से देखोगे, आर्गन के बाद 4s2 3d8, 18 to 20 28, 4s की जगह 5s और 3d की जगह 4d होना चाहिए। लेकिन ये फुल फील्ड का एडवांटेज लेने के लिए 5s1 और 5s0 और 4d 10 होता है, और प्लैटिनम 6s2 4f14 5d8 होना चाहिए। लेकिन ये 6s1 1 रह जाता है, 4f14 और 5d 9 पे जाके रुक जाता है।
10 नहीं हो पाता है, एनर्जी सपोर्ट नहीं करता है। तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, लेकिन यह चीज आपको ध्यान रखना होगा कि इस ग्रुप के तीनों मेंबर का 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, जितनी ज्यादा बोली जाए उतनी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, गौर से देखोगे मेरी बातों को। हमने बोला निकल 4s2 3d8 है, पैलेडियम 5s0 4d10 है और प्लैटिनम 6s1 4f14 5d9। मतलब तीनों में d8 होना चाहिए, बट एक में d8 है, एक में d10 और एक में 9 है। तो मैं इनको सेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं इनका, जरा ध्यान दो। सेल में ध्यान से मान लो अगर मैंने निकल का सेल में लिखा, ध्यान से, 4th से पहले 3rd ऑर्बिट तक, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में अच्छे से देखोगे, सेकेंड ऑर्बिट में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट के s में 2, p में 6 और d में 8, तो 2 + 6 + 8 14, और फोर्थ ऑर्बिट में 2, तो क्या हो गया निकल 28 का 2 8 14 2। पैलेडियम का लिखो 46, 2 8 पैलेडियम, थर्ड सेल पूरा भरा हुआ होगा 18। फोर्थ ऑर्बिट में देखो s का 2, p का 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन d में आ गया, d का 10, तो कितना हो गया 18, और फिफ्थ का 0, तो पैलेडियम का लास्ट में 0 और प्लैटिनम 78। 2 8 18, फोर्थ में f14 है नहीं, तो s का 2, p का 6, d का 10 और f का 14, मतलब चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स। पांचवें में आ जाओ, पांचवें के d में 9 पहुंचा है, तो s में 2, p 6 और d 9, तो कितना हो गया बेटा 2 6 8 9 17 और लास्ट में 2, तो प्लैटिनम का आया 2 8 18 32 17 2। तो एक बड़ी अच्छी बात है, जो पैलेडियम है आपके पास, ध्यान से, इसके लिए 2 बातें कही जाएंगी। कुछ लोग इसका बोलेंगे 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ लोग बोले जाएंगे 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों ही बातें पैलेडियम के लिए सही होगी। 2-3 चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गई, ध्यान से देख लो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पैलेडियम के लिए, पहले हमने बोला निकेल पैलेडियम प्लैटिनम 3 एलिमेंट, 3, इस ग्रुप के तीनों एलिमेंट के 3 कॉन्फ़िगरेशन, एक के पास d8 रह जाता है, एक के पास d10 और एक के पास d9। ये जो है कि क्यों किसी के पास d8, क्यों किसी के पास d9, किसी के पास d10, ये सारे इस कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप में क्लोजनेस कितनी है। हद से ज्यादा एनर्जी गैप में क्लोजनेस है तो यार ट्रांसफर हो गया, d10 कर लिया। एनर्जी गैप में क्लोजनेस ज्यादा नहीं है तो ये सपोर्ट नहीं मिला इसको, वहां 4s2 3d8 रह गया और बाउज रूल के हिसाब से नॉर्मल रह गया। तो ये सब कुछ एनर्जी गैप पर, आप एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम लोग यार 12th स्टैंडर्ड की तैयारी, हमारा जेईई मेन, नीट एडवांस्ड, ये सब 12th स्टैंडर्ड का कंपटीशन है, तो इसको एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है। फिर भी ये याद तो रख ही सकते हैं कि यार पीरियोडिक टेबल का सर अकेला ये ग्रुप है जहां पर सारे अलग अलग एलिमेंट्स के डिफरेंट पैटर्न के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो तीनों का 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। जब पैलेडियम का हमने 5s0 4d10 लिखा तो इसका सेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18, चौथे के d में 10, तो s में 2, p में 6 और d में 10 18, और पांचवें में 0। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पैलेडियम के पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सही है, क्योंकि 0 को क्या लेना, नहीं ले, 0 को क्या लेना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सही है। और कुछ लोग बोलते हैं 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि 0 दिख रहा है। सर जब 0 है तो 0 तो मीनिंगलेस है, उसको सर नहीं ले तो 0 क्यों बोले, इसीलिए क्योंकि आपने सुना होगा किसी भी एलिमेंट का जो, गौर से इस लाइन को सुनोगे, किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होता है,
पीरियड नंबर वो टोटल नंबर ऑफ सेल होता है। जैसे लिथियम सेकंड पीरियड का 213, क्लोरीन थर्ड पीरियड का 287, समझ रहे हो ना चीजों को। कैल्शियम फोर्थ पीरियड का, क्योंकि 2882 लिखते हो, तो किसी भी हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, क्योंकि हाइड्रोजन 1 लिखते हो। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, क्योंकि एटॉमिक नंबर 725, 2 पीरियड 2 सेल यूज किया आपने। तो पैलेडियम पीरियोडिक टेबल में 5th पीरियड का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि पैलेडियम के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 5 होने चाहिए। तो 5 दिखना चाहिए ना दोस्त। अगर आप इस 0 को नहीं दिखाओगे तब तो 4 ही ना दिखेगा, तो फिर 5th पीरियड का एलिमेंट कैसे हुआ। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीरियड नंबर ऑफ पैलेडियम inside the periodic table, you must notify, you must mention its valence electrons as 0. Number of valence electrons in palladium should be represented as 0. इसको दिखाना इस 0 को बहुत जरूरी है। नहीं दिखाओगे तो पीरियड नंबर कम पड़ जाएगा। चौथे पीरियड का ये है नहीं, तो इसलिए ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मेरे से पूछो सर ज्यादा क्या अच्छा, फॉरेन ऑथर के अच्छे ऑथर्स बोलते हैं, फॉरेन राइटर्स, कि आप 5s0 बोला करें, मतलब 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला करें। खुद आईआईटी ने 80s के टाइम में, एग्जैक्ट ईयर तो अभी ध्यान में नहीं है, 81, 2, 3 इन सब के टाइम में एक बार खुद ये पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स का उस समय चलता था एग्जाम, तो उस समय ये पूछा था किस एलिमेंट के पास, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिस हैविंग 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा यहां फिल इन द ब्लैंक में था, तो वो पैलेडियम है 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। और खुद बहुत सारे एग्जाम ने ये भी पूछा है इनमें से किस एलिमेंट के पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, तो भी पैलेडियम। तो पीटी का अकेला एलिमेंट है पैलेडियम, जिसके पास 0 या 18 दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। 18 भी किसी और के पास नहीं है और 0 भी किसी और के पास नहीं है। तो आज की क्लास में हमने ट्रांजिशन मेटल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया, यह समझाते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल्स क्या है। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी हमने चर्चा करी और बहुत सारे एनर्जी गैप से लेकर के चीजों के बारे में अगर हमने डिस्कशन किया। एक बच्चे ने पूछा सर अगर हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीबॉर्गियम से कंपेयर करें तो क्या वो एक्साइटेड कहलाएगी? जी नहीं बेटा, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस लिखे जाते हैं समान, ये सारे ग्राउंड हैं। सीबोर्गियम में मैं समझ रहा हूं आप सीबोर्गियम में ये कह रहे हो कि सर वहां पे हमने D5 नहीं किया F14 के कारण। मैं समझ गया आपकी चीजों को बेटा, आप ये कहना चाह रहे हो, बट प्लैटिनम में तो सर हमने एक जंप कराया। एक्चुअली एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ सीबोर्गियम, ध्यान से सुनोगे, सीबोर्गियम 104 है, नीचे है, और प्लैटिनम 78 यहां पर है। एटॉमिक नंबर में बड़ा डिफरेंस है और बीच में, इन दोनों के बीच में, सीबोर्गियम और इसके बीच में एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स आते हैं, इसीलिए एनर्जी गैप का हिसाब किताब बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, सीबोर्गियम 106 है और ये जो है आपका क्या बोल रहा हूं मैं, कौन एलिमेंट, प्लैटिनम, ये 78 है। ये लैंथेनाइड के बाद का एलिमेंट है और वो एक्टिनाइड के बाद का एलिमेंट है। तो काफी बड़ा डिफरेंस, उसको इससे कनेक्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम उस हिसाब से देखोगे तब तो आगे 111 पे जाओगे ना बेटा, तो 111 पे वापस D10 हो जाता है। तो सोचो S1 D10 कैसे हो गया फिर वो, मैं अगले क्लास में उसका एग्जांपल भी लेके दिखा दूंगा। तो कैसे हो गया S1 D10, वो एक्साइटेड नहीं है, सब ग्राउंड है। तो कॉन्फ़िगरेशन सारे ग्राउंड है और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन पे हाथ पैर अब नहीं मारना है। जितना मैंने सिखाया वो लास्ट एक्सट्रीम है, उससे आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दुनिया में नहीं जानी है डी ब्लॉक में। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको मजा आया होगा। एक आपसे फीडबैक चाहूंगा कि आज की लर्निंग आपकी कैसी रही, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट। आज की लर्निंग आपकी कैसी रही, एवरेज, गुड और एक्सेलेंट। ये फीडबैक लेकर के मैं क्लास को ऑफ करूंगा। साथ में ये होमवर्क दे के जा रहा हूं, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 50, 1 to 50, और ग्रुप नंबर ये ओबाउज रूल N+L 1S से लेकर के 8S तक का सीक्वेंस दोस्त मेरे याद रहना बेहद जरूरी है। तो आप अपना फीडबैक प्लेस करें और आज के लेक्चर को मैं यहां टर्मिनेट करता हूं। शुक्रिया दोस्तों।